हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने जैव विविधता क्या है, उसके प्रकार और महत्व के बारे में पढ़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षण के बारे में। जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, जैव विविधता संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। जैव विविधता का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। चूंकि पृथ्वी ग्रह में समृद्ध विविधता है जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जैव विविधता भोजन, आश्रय, कपड़े, जलाने के लिए लकड़ी, फार्मास्यूटिकल्स आदि का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो पृथ्वी ग्रह है वह विविधता से समृद्ध है और मानव जीव जाति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता जो है व्यक्ति के भोजन, आवास, कपड़ा, जलाने के लिए लकड़ी व अन्य औषधीय गुणों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व अगर तभी संभव है जब जैव विविधता भरपूर रूप से होगी और संरक्षित होगी। जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार से होते हैं। जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। नंबर 1, इन सिटू साइट पर संरक्षण। इससे क्या तात्पर्य है? जब पौधों और जानवरों की सुरक्षा उनके प्राकृतिक आवास या फिर संरक्षित क्षेत्रों में की जाती है, इसे इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। ऐसी बातचीत में भूमि क्षेत्र या समुद्र संरक्षण प्रक्रिया के लिए और जैव विविधता में समानता बनाए रखने के लिए समर्पित है। इस प्रकार का संरक्षण विभिन्न जीनों, आबादी, प्रजातियों, समुदायों और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की पूर्ण जैव विविधता की रक्षा करना है। इस प्रकार की जैव विविधता सस्ती और सहूलियत भरी होती है। यह विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों का संरक्षण करता है, चाहे वे उत्पादक हो या फिर उपभोक्ता हो। दोस्तों, इन सिटू जो संरक्षण होता है उसमें पौधों और जानवरों की जो सुरक्षा है उनके प्राकृतिक आवास में ही की जाती है। मतलब जहां वह प्राकृतिक तौर से निवास कर रहे हैं उनको अन्य किसी जगह पर ले जाकर संरक्षित नहीं किया जाता, उनके आवास स्थल पर ही उनका संरक्षण किया जाता है। इन सिटू संरक्षण के प्रकार। अब इन सिटू संरक्षण के प्रकार हम जानेंगे। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य एक क्षेत्र विशेष को, वहां की जैव विविधता, वहां के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की विविधता को देखते हुए उसे राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है। उसके लिए अलग अलग मापदंडों को अपनाया जाता है और यहाँ जो जीव जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं, उनका प्राकृतिक आवास है, वहीं पर विभिन्न विधियां अपनाकर विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व, यह एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है जो जीवित प्राणियों यानी जैविक घटकों और निर्जीव जैविक घटकों दोनों से बना होता है, जिससे वे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनमें जैविक घटकों और निर्जीव जैविक घटकों दोनों को संरक्षित किया जाता है। दूसरा है एक्स सिटू या फिर ऑफ साइट संरक्षण। पौधों और जंतुओं के बीच उनके प्राकृतिक आवास के बाहर की जाने वाली बातचीत को एक्स सिटू
संरक्षण कहा जाता है। इसके प्रकार हैं चिड़ियाघर, वन्य वंश वृद्धि, मछली घर, वनस्पति उद्यान और जीन बैंक। दोस्तों ये अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि चिड़ियाघर में जीव जंतुओं को लाकर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। वन्य वंश वृद्धि, मछली घरों में मछलियों की अलग अलग प्रजातियों को लाकर उनको संरक्षित किया जाता है। अलग अलग प्रकार के वनस्पति उद्यान स्थापित किए जाते हैं। अलग अलग जीन बैंक स्थापित किए गए हैं। एक्स सीटू संरक्षण के लाभ। एक्स सीटू संरक्षण के कुछ महत्व नीचे सूचीबद्ध हैं। इस संरक्षण में जानवरों को लंबा समय और प्रजनन गतिविधि मुहैया की जाती है। जिन प्रजातियों को कैद में पाला जाता है उन्हें आगे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में फिर से शामिल किया जाता है। इस संरक्षण प्रकार में लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए उत्पत्ति संबंधी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अब देखेंगे हम जैव विविधता संरक्षण से संबंधित पहले कौन कौन से हैं। भारत ने अपने स्तर पर क्या प्रयास किए हैं, वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, वह सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। पहला हम देखेंगे पहला है भारत व्यापार और जैव विविधता पहल IBBI। दूसरा है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010। यह जो आर्द्र भूमि है यह रामसर सम्मेलन से संबंधित है। जलीय पारितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। वन्य जीवों से संबंधित जो भी अपराध किए जाते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब वैश्विक स्तर पर नगोया प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर ये प्रयास किए गए हैं। अब हम जानेंगे आगे की राह क्या हो सकती है। संपूर्ण जीव मंडल की रक्षा। संरक्षण केवल प्रजातियों के स्तर तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि स्थानीय समुदायों सहित संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर केंद्रित होना चाहिए। जैव विविधता की जो रक्षा है और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत को और अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करने की आवश्यकता है। स्वदेशी जीन बैंक रोगों के अनुकूल होने की क्षमता और इनमें निहित पोषण मूल्य के कारण स्वदेशी किस्म को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या किया? इसके लिए जीन बैंक स्थापित किए जा सकते हैं जो कि विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को शोध सहायता देने के साथ साथ स्वदेशी फसलों के संरक्षण में भी मदद करेंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट का अपचयन। दोस्तों जो प्लास्टिक है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में इतना घुल मिल गया है कि इसके अपचयन के लिए जीवाणु बैक्टीरिया विकसित हो गए हैं। जापान में खोज गए प्लास्टिक भक्षी बैक्टीरिया का उत्पादन किया जा रहा है और पॉलिएस्टर प्लास्टिक का अपचयन कर सकने के लिए इन्हें संशोधित किया गया है। यह महासागरों में प्लास्टिक डंपिंग को रोकने
और समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने का एक सफल तरीका भी साबित हो सकता है। दोस्तों, यह जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यह जैव विविधता के संरक्षण के बारे में, कि हम जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था स्वदेशी जीन बैंक स्थापित करके। उससे पहले केवल प्रजातियों की रक्षा ही नहीं करना है, संपूर्ण समुदाय की रक्षा करना ही जैव विविधता की रक्षा करना होगा। अगला है मूल निवासियों के अधिकारों की मान्यता। किसी क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए वनों पर निर्भर वनवासियों के अधिकारों की मान्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्राकृतिक पर्यावास की घोषणा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कोई भी जनजाति जो कि वनों में निवास कर रही है, उनके जो अधिकार हैं उनको मान्यता प्रदान किए जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह संरक्षित रहेंगे, वह अपने अधिकारों से परिपूर्ण रहेंगे, तो वह जैव विविधता के महत्व को समझेंगे। जनजातीय लोगों पर आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ संरक्षणवादी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे प्रकृति से अधिक आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों के संरक्षण का सबसे सस्ता और तेज तरीका यह होगा कि जनजातीय जो लोग हैं उनके अधिकारों का सम्मान किया। जैव विविधता हॉटस्पॉट की परिभाषा। एक क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट कब कहा जाता है, इसके लिए 2 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा। नंबर 1, कम से कम 1500 वेस्क्यूलर प्लांट्स को एंडेमिक रूप में होना चाहिए, या कहें कि यह ग्रह पर कहीं और नहीं पाए जाने वाले पौधे के जीवन का एक उच्च प्रतिशत होना चाहिए। एक हॉटस्पॉट दूसरे शब्दों में अपरिवर्तनीय है। नंबर 2 है, इसकी मूल प्राकृतिक वनस्पति 30% या फिर उससे कम होनी चाहिए। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर से दक्षिण तक चलने वाली पर्वत श्रृंखला है और पश्चिम में अरब सागर से अलग है। पूर्व में शुष्क डेक्कन पठार और विंध्य सतपुरा उत्तर तक फैले हुए हैं। उनके पास विभिन्न वनस्पति प्रकार होते हैं। कम ऊंचाई पर सूखे और नम पर्णपाती जंगल, माउंटेन घास के मैदान और साल्स और कीमती उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार जंगल मिलते हैं। जटिल स्थलाकृति पाई जाती है। उच्च वर्षा और रिलेटिव एक्सेसिबिलिटी ने क्षेत्र को अपनी जैव विविधता बरकरार रखने में मदद की है। भारत में 15,000 फूलों के पौधों की प्रजातियों में से पश्चिमी घाट क्षेत्र में अनुमानित 4,780 प्रजातियां हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट में कम से कम 6,000 वेस्कुलर प्लांट्स की प्रजातियां हैं, जिनमें से 3,000 से अधिक अर्थात 52% एंडेमिक हैं। 80 से अधिक एंडेमिक पौधे जेनेरा भी हैं, जिनमें से कई में केवल एक ही प्रजाति है। दोस्तों दूसरा है इंडो बर्मा या पूर्वी हिमालय। हॉटस्पॉट में लोअर मेकोंग कैचमेंट है। यह पूर्वी बांग्लादेश से शुरू होता है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में उत्तर पूर्वी भारत में फैला हुआ है। मतलब यह बांग्लादेश से शुरू होकर उत्तर पूर्वी भारत तक फैला है, जिसमें चीन के दक्षिणी और पश्चिमी यूनान प्रांत के सभी, इसमें म्यांमार, लाओ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कंबोडिया और वियतनाम सभी शामिल हैं। थाईलैंड का विशाल बहुमत और प्रायद्वीपीय मलेशिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा हॉटस्पॉट दक्षिणी चीन के तटीय निचले इलाकों, साथ ही दक्षिण चीन सागर और
भारत के अंडमान द्वीप समूह, भारत के कई अपतटीय द्वीपों जैसे कि हैनान द्वीप, अंडमान सागर हॉटस्पॉट में लोअर मेकांग कैचमेंट शामिल हैं। मिश्रित गीले सदाबहार, शुष्क सदाबहार, पर्णपाती और माउंटेन जंगलों सहित इस हॉटस्पॉट में पारिस्थितिकी तंत्र की एक विस्तृत विविधता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। करस्ट चूना पत्थर, स्केटर्ड हीथ जंगल भी हैं। इसके अलावा भारत बर्मा में विशिष्ट स्थानीयकृत वनस्पति संरचनाओं की एक विस्तृत विविधता होती है, जिसमें निम्न भूमि बाढ़ के मैदानों, मैंग्रोव और सीजनली इन्यूडेटेड ग्रासलैंड्स भी शामिल है। तो दोस्तों, ये था जैव विविधता से संबंधित हॉटस्पॉट और जैव विविधता संरक्षण के उपाय, जैव विविधता संरक्षण की विधियां आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों, इंडो बर्मा में 1260 से अधिक पक्षी प्रजातियां मिली हैं और इनमें से 60 से अधिक एंडेमिक हैं। हॉटस्पॉट में लगभग 430 स्तनपायी प्रजातियां हैं, 70 से अधिक प्रजातियां और 7 प्रजातियां एंडेमिक हैं। इंडो बर्मा दुनिया में ताजे पानी के कछुओं की शायद उच्चतम विविधता का भी समर्थन करता है। 53 प्रजातियां हैं जो कि दुनिया की प्रजातियों में से 1/5 हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। इंडो बर्मा उन पहले स्थानों में से एक थे जहां मानवों ने कृषि विकसित की थी और कृषि और अन्य जरूरतों के लिए भूमि को साफ करने के लिए अग्नि का प्रयोग करने का लंबा इतिहास भी रखता है। मानव आबादी और बाजार दोनों के विस्तार के साथ हाल के वर्षों में कृषि उत्पादों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। इसने व्यापक वन विनाश में योगदान दिया है। वृक्षारोपण ने निचले जंगल के बड़े क्षेत्रों को बदल दिया है।